प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको अपने गांव का एक लर्जा खेज वाकया सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जिसे एक शख्स ने अपनी आंखों से देखा। आइए उसी की ज़बानी इस वाकये को सुन लेते हैं। प्यारे दोस्तों, वो शख्स कहता है कि मैं इस बात का चश्मदीद गवाह था। आपको सुनते हुए जरूर लर्जा तारी हो जाएगा, तो फिर सोचें कि मैंने तो अपनी आंखों से ये वाकया होते देखा है, तो उस वक्त मेरे खौफ का क्या आलम होगा। सिर्फ मैं ही नहीं, गांव के तमाम लोग जिन्होंने ये वाकया देखा, उनकी हालत डर के मारे गैर थी। लेकिन तमाम गांव वाले ये जो सब देख चुके थे, आज वो सब अपनी कब्रों के अंदर हैं। सिर्फ मैं आखिरी इंसान बचा हूं जिसने ये वाकया अपनी आंखों से देखा था। आज मैं अपने हाथों से ये वाकया कलम बंद करने जा रहा हूं और आपको सुनाने जा रहा हूं। शायद मैं कल रहूं या ना रहूं, इसलिए इस वाकये को इंसान की इबरत के लिए सुना रहा हूं। उम्मीद है सबको इससे इबरत हासिल होगी। तो प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाली है, तो इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, वो शख्स कहता है कि मैं जवानी में ही 5 वक्त का नमाजी था, कभी भी कोई नमाज कज़ा नहीं की थी। खासकर फजर की नमाज तो मेरी सबसे ज्यादा पसंदीदा नमाज थी, जिसके लिए मैं खास एहतमाम करके मस्जिद जाया करता था। सुबह सुबह सवेरे परिंदों की आवाज और ताजा हवा बहुत लुभाती थी, और ऐसे में खुदा की कुर्बत, नमाज का सुकून, ये वो वक्त था जब मैं बहुत खुश हुआ करता था। हमारे गांव का माहौल बहुत अच्छा था, सब हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। कभी भी कोई अजीब बात नहीं होती थी हमारे गांव में। लेकिन एक दिन अजीब वाकया पेश आया। ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी, ये इस वाकये की शुरुआत थी, और फिर उसके बाद ये सिलसिला चल निकला और गांव वालों का सुकून गैर हो गया। हमारे गांव का एक जो खुशगवार माहौल था, इस वाकये के बाद गांव के बच्चे तो क्या, बड़े भी खौफ ज़दा रहने लगे थे कि ये सब क्या हो रहा है। ऐसी एक सुहानी सुबह थी। मैं सवेरे उठा और मस्जिद की तरफ चल पड़ा फजर की नमाज के लिए। दिसंबर का महीना था, अंधेरा था, अभी तक रोशनी होने में काफी वक्त था। मैं फानूस उठाए मस्जिद की तरफ रमा दवा था। सर्दी बहुत ज्यादा थी, लेकिन नमाज के लिए जाते हुए मुझे इतनी खुशी मिलती कि मुझे सर्दी या गर्मी से फर्क नहीं पड़ता था। मैं गांव के रास्ते पर चल रहा था, जहां से मैं रोजाना गुजरता था। मेरे गांव से मस्जिद थोड़ा दूर थी। मुझे इस बात की खुशी थी कि नमाज के लिए मुझे बहुत ज्यादा चलना पड़ता है, इससे मेरी नेकियों में मजीद इजाफा होता है। मैं खुशगवार मूड में चलता जा रहा था कि अचानक मुझे ठोकर लगी और मैं गिरते गिरते बचा। मैंने देखा कि मुझे लगा कि शायद कोई पत्थर है, लेकिन ये पत्थर नहीं था, बल्कि ये तो एक औरत थी, एक जवान और खूबसूरत औरत, जो फानूस की रोशनी में उसका खूबसूरत चेहरा नजर आया। लेकिन वो इस हालत में पड़ी हुई थी कि उसे देखकर मैं परेशान हो गया था। उस सड़क के बीचों बीच बेहोशी की हालत में पड़ी थी। लेकिन सबसे हैरत की बात यह थी कि उसका पेट बढ़ा हुआ था, जैसे कि 9 महीने की कोई प्रेग्नेंट औरत हो। उसे देखकर मैंने अंदाजा लगाया कि वो हामला है, और शायद इसी वजह से उसकी ये हालत हुई है। लेकिन ये औरत आई कहां से? ये हमारे गांव की तो हरगिज नहीं थी। हमारे गांव की औरत भला सड़क के बीचों बीच इस हालत में क्यों पड़ी होगी? उस औरत की ये हालत काबिले रहम थी। मैं उस वक्त अकेला था, आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था, मस्जिद थोड़ी दूर थी। मैं परेशान हो गया कि अब क्या करूं। मैंने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन मुझसे ना हो सका। मजबूर होकर मैं जल्दी से मस्जिद गया, जहां पर नमाजी जमा हो चुके थे। मैंने कहा कि तुम सब मेरी मदद करो, एक औरत को हमारी मदद की जरूरत है। मेरी बात सुनकर वो फौरन मदद को आए। उन्होंने किसी तरह उस औरत को उठाया और गांव में मौजूद डेरे पर ले आए और चारपाई पर लिटा दिया। गांव की दाई को बुलाया और कुछ औरतों को बुलाया, ताकि वो उसकी हालत का अंदाजा लगा सके। उस औरत की हालत देखकर लग रहा था कि उसकी हालत बहुत नाजुक है और वो जिंदा नहीं रह सकती। तमाम लोग आहिस्ता आहिस्ता जमा हो गए। दाई ने कहा कि उसके पेट में मुर्दा बच्चा है और ये भी जिंदा नहीं बच सकती, और थोड़ी ही देर में वो औरत भी मर चुकी थी। हम सब गांव वालों के लिए बहुत अफसोस की बात थी। वो कौन औरत थी, कहां से आई थी, किसी को मालूम नहीं था।
کبھی کسی نے اسے یہاں پر دیکھا بھی نہیں تھا۔ پورے گاؤں میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ سارا دن سب کو اس عورت کے مرنے کا افسوس رہا اور یہی موضوع سب گھر چلتا رہا۔ ہر گھر میں، ڈیرے میں بس اسی عورت کی باتیں تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ اس وقت گاؤں کا ماحول بالکل سادہ سا تھا، لوگ بھی سادہ سے تھے۔ نہ موبائل کا زمانہ تھا، نہ ٹیکنالوجی کا، کچھ بھی نہیں تھا۔ خط و کتابت کے ذریعے کانٹیکٹ ہوتے تھے، مہینوں مہینوں کسی سے بات نہیں ہوتی تھی۔ اگر کوئی شہر سے باہر ہوتا تو ایک ٹیلی فون کرنے کے لیے میلوں دور جا کر شہر سے فون کرنا پڑتا تھا۔ اگر کسی سے بات کرنی ہو تو ایک فون کال کا خرچہ بھی بہت زیادہ ہوتا۔ دن یوں ہی گزر گیا، رات گئی، پھر صبح ہو گئی، لیکن پھر آزمائش ہم گھر ماؤں والوں کے لیے تیار تھی۔ ایک دوسری جگہ سے ایک عورت اسی حالت میں ملی، وہ بھی 9 مہینے کی حاملہ تھی۔ گاؤں والے اسے پھر سے بچانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ بھی مر گئی۔ عجیب سا خوف اور ڈر گاؤں میں پھیل چکا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا تھا، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ گاؤں کے لوگ بالکل سادہ تھے، وہ معاملے کی تہ تک نہیں جا سکتے تھے۔ کوئی کہتا کہ یہ چودھریوں کا کام ہے تو کوئی کہتا کہ یہ کسی پیر بابا کا کام ہے یا کسی جادوگر کا۔ ہر کوئی اپنی اپنی قیاس آرائیاں کر رہا تھا، لیکن مسئلہ صرف یہ تھا کہ حاملہ عورت ہی کیوں بے ہوش پڑی ہوتی ہے اور پھر مر بھی جاتی ہے۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ وہ 9 مہینے کی ہی حاملہ ہوتی تھی، جن کے بچے پیٹ میں ہی مردہ ہو چکے ہوتے تھے۔ دونوں عورتوں میں یہی ایک کامن چیز تھی۔ ابھی گاؤں والے پوری طرح سے سنبھلے بھی نہیں تھے۔ اگلی صبح ایک اور عورت اسی حالت میں ملی اور وہ بھی مر گئی۔ اب سب حقیقی معنوں میں پریشان ہو گئے تھے کہ یہ عورت ایک جگہ سے نہیں ملی کہ کوئی جاسوسی کرتا۔ روزانہ الگ الگ گلیوں میں کوئی عورت پڑی ہوتی تھی۔ صبح صبح ایسا محسوس ہوتا کہ رات کو کوئی ان عورتوں کو پھینک کر جاتا ہے تاکہ کسی کو خبر نہ ہو۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ گاؤں میں خوف و ہراس پھیلانے کے لیے یہ سب کیا جا رہا تھا، لیکن روزانہ ایک پریگننٹ عورت کہاں سے آتی تھی؟ آخر کس میں اتنی ہمت تھی، اتنی طاقت تھی کہ وہ یہ سب کر رہا تھا؟ مجبور ہو کر گاؤں کے چودھری صاحب کے پاس یہ معاملہ لے جایا گیا تو وہ بھی سن کر پریشان ہو گئے۔ چودھری صاحب خود بھی سالوں سے بے اولاد تھے، لیکن انہوں نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ وہ چودراہن کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہے تھے۔ اسی طرح سلسلہ چل نکلا۔ تقریباً 12 دن ہو گئے اور 12 دنوں میں 12 عورتیں ایسی حالت میں ملی۔ چودھری صاحب نے کہا کہ اس معاملے کی تہ میں جانا ہوگا کہ کون یہ سب کر رہا ہے۔ یقیناً اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا ہاتھ ہے، ورنہ کوئی عام آدمی کے بس کی تو یہ بات نہیں کہ ایسا کارنامہ سر انجام دے سکے۔ چودھری صاحب نے کہا کہ کسی کو کانو کان خبر نہیں ہونی چاہیے، ہم اپنے جاسوس پورے گاؤں میں پھیلا دیتے ہیں۔ رات کو گاؤں کے چپے چپے پر چودھری صاحب نے اپنے آدمی کھڑے کر دیے تھے۔ آج کی رات بہت خاص تھی، ہر حال سے اس بات کا سراغ لگانا تھا کہ یہ کس کی کارستانی تھی۔ بلاخر ایک جگہ سے کچھ آوازیں سنائی دی۔ وہ تمام جاسوس جو چودھری صاحب کے تھے ایک دم سے چوکنا ہو گئے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ ایک بیل گاڑی آ کر رکی جس میں 2 آدمی تھے۔ بیل گاڑی پر ایک عورت تھی اور ان کے ہاتھ میں ایک فانوس تھا۔ انہوں نے وہ عورت ایسے ہی گلی میں پھینک دی۔ وہ لوگ جانے ہی لگے تھے کہ چودھری صاحب اور ان کے آدمیوں نے انہیں پکڑ لیا تھا، لیکن ان کے حیرت کی انتہا نہ رہی جب ایک آدمی کا نقاب ہٹا کر اس کا چہرہ دیکھا گیا تو وہ دونوں چودھری صاحب کے حویلی کے ہی سب سے خاص ملازم تھے۔ چودھری صاحب خود بہت حیران ہوئے کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ انہوں نے ان دونوں کو قید کر لیا، ان سے سچائی اگلوانے کے لیے خوب مارا، لیکن ان کی زبانوں پر تو جیسے تالے لگے ہوئے تھے۔ وہ کچھ بھی بتانے کے لیے تیار نہیں تھے کہ کیا ہو رہا تھا۔ چودھری صاحب خود بھی سمجھ نہیں پا رہے تھے، اس لیے پریشان تھے کہ گاؤں والوں کا شک چودھری صاحب پر جاتا کیونکہ وہ ان کے اپنے آدمی تھے۔ چودھری صاحب نے ان آدمیوں کو آخری دھمکی دی کہ اگر سچائی نہیں بتائی کہ یہ سب کس کے کہنے پر کیا تو انہیں موت کی سزا سنائی جائے گی۔ ہر انسان موت سے ڈرتا ہے دوستو، وہ لوگ بھی ڈر گئے، لیکن جو انہوں نے بتایا یہ سن کر سب کے سروں پر جیسے آسمان گر گیا تھا۔
कोई इतना सफाक भी हो सकता है? ये किसकी कारस्तानी थी? उसका नाम सुनकर तो चौधरी साहब को जरा यकीन नहीं आया। ये उनके घर का भेदी था जो लंका ढा रहा था, यानी कि सारा काम चौधरायन का था। चौधरी साहब ने तमाम गांव वालों के सामने चौधरायन को बुलाया और इंसाफ का तमाम मामला किया। चौधरी साहब इंसाफ पसंद थे, इसलिए सब गांव वालों के सामने करना चाहते थे। अगर गुनहगार उनके घर का हो, उनके रिश्तेदार हो, तब भी वो उनके साथ किसी किस्म की रियायत नहीं करते। उन्होंने तमाम गांव वालों के सामने चौधरायन को बुलाया और कहा कि तुम्हारा गुनाह सबके सामने आ गया, अब बताओ कि तुमने ये सब क्यों किया। सबने देखा कि चौधरायन का परेशानी से बुरा हाल था, वो अपना गुनाह कबूल करने पर तैयार नहीं थी। बिलाखिर उसकी नौकरानी बोल पड़ी। नौकरानी ने कहा कि ये इसको अपने साथ लेकर जाती है एक पीर बाबा के साथ। उस पीर बाबा ने चौधरायन से कहा कि तुम 40 प्रेग्नेंट औरतों की कुर्बानी दे दो, तब तुम्हें औलाद होगी। इसी मकसद के लिए अलग अलग इलाकों से चौधरायन के आदमी 9 महीने की हामला औरतों को लेकर आते और रोजाना जहर देकर उनकी जान लेकर उन्हें फेंक देते। अब तक तो सिर्फ 12 औरतों के साथ ये सब हुआ था। चौधरायन को 40 का चिल्ला पूरा करना था। एक तरह का चिल्ला था जो पीर बाबा ने बताया था। मुलाजमा की बात सुनकर तो सब गांव वालों की रूहें लरस गई थी। ये कैसे कुर्बानी थी? अपनी औलाद को हासिल करने के लिए दूसरों की औलादों की कुर्बानी। सब हैरान थे कि चौधरायन अपनी औलाद की ख्वाहिश के पीछे इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसे फर्क नहीं पड़ता किसी की जान लेने से। कितनी आसानी से उसने औरतों को जहर दे दिया था। न सिर्फ औरतें बल्कि उनकी पेट में पलने वाले बच्चे भी। चौधरी उसको नजर न आए, उस इंकिशाफ पर तो चौधरी साहब हैरान और परेशान थे। चौधरी साहब दूसरी शादी करना चाहते थे, शायद इसीलिए चौधरायन ने ये सब किया था। पहले कभी चौधरी साहब ने दूसरी शादी की बात नहीं की थी, लेकिन शायद खानदान के दबाव में आकर उन्होंने दूसरी शादी का फैसला किया तो चौधरायन से ये बर्दाश्त ना हुआ। औलाद के हुसूल के लिए, वो सोतन से बचने के लिए उसने जाली पीर की बातों में आकर 12 जानें ले ली थी। न सिर्फ 12 बल्कि उनकी कोख में पलने वाले बच्चों को भी जान से मार दिया था। प्यारे दोस्तों, ये ऐसा दिल दहला देने वाला वाकया था जिसे सुनकर तमाम गांव वालों के रोंगटे खड़े हो गए थे। शैतान ना सिर्फ पीर बाबा था बल्कि खुद चौधरायन पर इस कदर आदी हो चुका था कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो जो कर रही है वो किस कदर खुदा के कहर की वजह बन सकता था। आज जब भी इस वाक्य को सुनता हूँ, चौधरायन को सजा तो सुनाई जानी थी, चौधरायन साहब ने कहा, लेकिन उससे पहले इस पीर बाबा को लाया गया जिसने ये सब करने को कहा था। मालूम हुआ कि चौधरायन ने अपना सारा जेवर इसको दे रखा था और पीर बाबा ने जेवर के बदले ये अमल करने को कहा। चौधरायन का इरादा था चौधरी साहब को कहेगी कि उनका जेवर चोरी हो गया। वो शख्स कहता है कि आज मेरी उम्र 60 साल के करीब है, लेकिन मेरे जहन में वो वाकया आज भी इसी तरह तरोताजा है। वो शख्स कहता है कि मैं सोचता हूँ कि औलाद की ख्वाहिश इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती। सच कहते हैं कि औलाद और माल फितना है। अल्लाह ताला हम सबको इन फितनों से महफूज रखे और हमें ऐसी औलाद दे जो हमारी मगफिरत की वजह बने, ना कि हमारी गुनाहों में इजाफे की वजह बने। प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक शादीशुदा औरत गैर मर्द के पास कब और क्यों जाती है? यानी कि एक शादीशुदा औरत गैर मर्द से रिश्ता कब और क्यों बनाती है? गैर मर्द के साथ में वो दोस्ती क्यों करती है? इसकी असल वजूहात क्या हैं? आज की इस वीडियो में आपको 4 ऐसी बड़ी वजह बताने वाले हैं जिसकी वजह से एक शादीशुदा औरत गैर मर्द के पास जाती है। यानी कि इन 4 बातों की वजह से एक शादीशुदा औरत गैर मर्दों के साथ दोस्ती करती है। साथ ही साथ हम आपको एक मियाँ बीवी का ऐसा सच्चा वाकया भी बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप सभी की आंखें खुल जाएंगी और आप समझ जाएंगे कि एक शादीशुदा औरत गैर मर्द के पास कब और क्यों जाती है। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है और खास करके शादीशुदा लोग इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और इसे दूसरे लोगों तक जरूर पहुंचाएं ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच जाए।
तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, कभी कभी हम इस बात से अनजान हो जाते हैं कि हमारी की हुई छोटी छोटी गलतियां किस तरह से हमारे बसे बसाए घर को तबाह बर्बाद कर देती हैं। हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमारे घर में जो कुछ गलत हो रहा है कहीं इसके जिम्मेदार हम खुद तो नहीं। आज हम आपको हमारे एक जानने वाले दोस्त की जिंदगी का एक सच्चा वाकया बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आप लोगों के होश उड़ जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। उनका ये दोस्त कहता है कि जिसका नाम है परवेज, उसने अपनी जिंदगी का एक सच्चा वाकया बताया, जिसको सुनने के बाद में लगा कि ये वाकया आप लोगों में भी शेयर करना चाहिए। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है ताकि जो कुछ गलत परवेज के साथ में हुआ वो कहीं आपके साथ भी ना हो जाए। प्यारे दोस्तों, परवेज कहता है कि एक रात हम मियां बीवी अपने बिस्तर पर सो रहे थे कि अचानक आधी रात को मेरे फोन ने वाइब्रेट करना शुरू कर दिया। मेरे मोबाइल की स्क्रीन लाइट ऑन हो चुकी थी। ये सुनकर मेरी आंखें खुल गई और मैंने जल्दी से अपना फोन उठाया तो देखा कि वो शबनम का कॉल था। मैंने सोचा कि इस वक्त आधी रात को इसको क्या मुसीबत आ गई। मैं कुछ बड़बड़ाते हुए अपने फोन को उठाया और उसकी कॉल काट दी और फिर व्हाट्सएप पर एक मैसेज टाइप किया कि इस वक्त मैं तुमसे बात नहीं कर सकता क्योंकि मेरी बीवी मेरे पास सो रही है। मैसेज सेंड करने के बाद शबनम का जवाब का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर के बाद में मेरे मोबाइल की लाइट फिर से ऑन हुई। मैं समझ चुका था कि शबनम का जवाब आ गया। मैंने फिर से अपना मोबाइल उठाया तो देखा कि शबनम ने लिखा है कि बहुत जरूरी बात है, थोड़ी देर बाहर निकलकर बात कर ले। ये देखकर मैं जल्दी से अपने बिस्तर से उठा और बिना कोई आवाज किए अंधेरे में अपने हाथों को इधर उधर टटोलने लगा और अपने चप्पलों को ढूंढने लगा। मुझे चप्पल मिल गई। मैं धीरे से आगे बढ़ा और धीमे से कमरे का दरवाजा खोला। बाहर की लाइट ऑन थी, इसलिए दरवाजा खुलते ही हमारे घर में हल्की सी रोशनी आ गई। मैंने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा कि कहीं मेरी बीवी जाग तो नहीं गई। मैंने अपने बिस्तर पर अपनी नजर डाली तो मेरा बिस्तर तो बिल्कुल खाली पड़ा था, यानी कि मेरी बीवी तो बिस्तर पर थी ही नहीं। ये देखकर मैं एकदम से चौंक गया और सोचने लगा कि आधी रात को मेरी बीवी कहाँ चली गई होगी। ये सोचकर मेरे दिमाग में तरह तरह के सवालात घूमने लगे। बहुत हैरान और परेशान हो गया और जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकलकर सीधा अपने घर की रसोई की तरफ गया। वहां जाकर देखा तो रसोई की लाइट तो बंद थी। फिर भागकर वॉशरूम की तरफ गया तो देखा कि वॉशरूम का दरवाजा भी खुला हुआ था। अगली 5 मिनट में मैंने अपना पूरा घर छान मारा मगर मुझे मेरी बीवी कहीं पर नजर नहीं आई। फिर मैंने सोचा कि मैं इसको आवाज लगाऊं, मगर फिर मैं डर गया कि कहीं पास वाले कमरे में सोई माँ की आंख ना खुल जाए। मैं हैरान और परेशान घर में इधर उधर घूम रहा था और बीवी पर गुस्सा भी आ रहा था। एक पल में मेरा फोन फिर से वाइब्रेट करने लगा। बड़े ही बेदिली से मैंने शबनम का कॉल कट किया और घर में इधर उधर अपनी बीवी को ढूंढने लगा। मेरे मन में तरह तरह के सवालात घूमने लगे थे। मेरे मन में कुछ दिन पहले कही गई माँ की बातें भी दिमाग में गूंजने लगी थी। कुछ दिन पहले ही मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि बेटा, आजकल मुझे तेरी बीवी के लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे। वो घंटों घंटों तक अपने कमरे का दरवाजा लॉक करके पता नहीं किसके साथ फोन पर लगी रहती है। अभी कुछ दिन पहले मेरी माँ ने मुझसे शक का इजहार किया था, लेकिन मैंने उस दिन से इस बात पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। मैं मेरी माँ की बातें सोच ही रहा था कि इतने में मेरे दिमाग में आया कि कहीं वो घर की छत पर न चली गई हो। इसलिए फिर मैं अपने दिमाग में सवालों का अंबार लिए घर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। जैसे ही मेरा पाँव आखिरी सीढ़ी पर पड़ने ही वाला था कि मेरी बीवी की आवाज सुनकर मेरे पाँव वहीं पर रुक गए। मेरी बीवी किसी गैर मर्द के साथ फोन पर बातें कर रही थी। उसको बता रही थी कि मैं उसकी बीवी बन तो गई हूँ, मगर उसकी मुझ में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। हमारे दरमियान में सिर्फ जोर जबरदस्ती का रिश्ता चल रहा है। जब पहली बार मैंने उसके फोन में किसी शबनम नाम की लड़की के गंदे मैसेजेस पढ़े थे तो उस दिन मैं बहुत रोई थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इस बारे में उनसे बातें करूं, लेकिन फिर डर गई थी कि कहीं बात आगे ना बढ़ जाए, मुझे वो तलाक ना दे दे। बस यही बात सोचकर मैं चुप रह गई। जब मैं सो जाती हूँ तो वो घंटों घंटों तक किसी और लड़की से बातें करते हैं। मैं अपने आप को अंदर से कोसती रहती हूँ, मगर मैं इस बात को कितने दिनों तक बर्दाश्त करती।
मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी तो कोई चाहिए जो मुझे अपना लगे, जिसके साथ मैं अपने दिल की बातें कर सकूं, जो मेरे दिल की बातों को सुन सके। मगर जब से तुम मेरे जिंदगी में आई हो तो मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे इस दुनिया में कोई है जो मुझे अपना समझता है, जो मेरी परवाह करता है। मैं जब भी परेशान होती हूँ तो तुम्हें याद कर लेती हूँ, तुमसे बात करके मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाता है। वो अगर अपने दिल की बातें किसी और लड़की से करते हैं तो मेरे दिल की बात सुनने के लिए अब तुम मेरे पास में हो। प्यारे दोस्तों, परवेज आगे कहता है कि अभी उनकी बातें चल ही रही थी लेकिन मेरी बर्दाश्त कम पड़ गई। ये सुनकर मैं गुस्से से लाल हो गया और ये सोचकर आगे बढ़ने ही वाला था कि आज तो इसको इसके धोखे की सजा मिलकर ही रहेगी। इतने में मेरा फोन फिर से वाइब्रेट करने लगा। ये देखकर मेरे सारे जज्बात एकदम ठंडे पड़ गए। एकदम से जैसे सब कुछ रुक गया हो। मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरी जबान जकड़ ली हो। उसके बाद मेरे पांव आगे नहीं बढ़ पाए और एक हारे हुए इंसान की तरह मैं वापस सीढ़ियों से उतरने लगा। उनकी बातें अभी भी मेरे कानों में पड़ रही थी और मेरे कलेजे को छलनी कर रही थी। मैंने अपना फोन स्विच ऑफ किया और चुपचाप आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। आज तो मुझे आराम पहुंचाने वाला मेरा बिस्तर भी कांटों की तरह चुभ रहा था, मगर इस गुनाह का कसूरवार मैं खुद था। मैं कैसे किसी को उसकी सजा देता? इस बात का अगर कोई गुनहगार था तो वो मैं खुद था। ये कहते कहते परवेज फूट फूट कर रोने लगा। प्यारे दोस्तों, सुनने में तो ये वाकया एक कहानी के जैसा लगा होगा, मगर आज यही हकीकत है। आज इस दुनिया में बहुत से मर्द ऐसे हैं जो अपनी बीवी होने के बावजूद भी गैर औरतों में दिलचस्पी रखते हैं, गैर औरतों के चक्कर में लगे रहते हैं और यही बात किसी भी बीवी को पसंद नहीं होती, जिसकी वजह से अक्सर मियाँ बीवी में दूरियां बन जाती हैं और फिर बीवी गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी बीवी आपके लिए हमेशा वफादार बनकर रहें तो पहले अपने आप को देखें कि कहीं आपको तो कुछ गलत नहीं कर रहे, कहीं आप में तो किसी और लड़की से रिश्ता नहीं बना रखा। अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो पहले आप अपने आप को सुधारें, अपने आप को बदलें। आप अपनी बीवी को वक्त दें, अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करें, फिर आपकी बीवी 100% सिर्फ आपकी होकर रहेगी। अगर आप खुद गलत हैं, गलत कर रहे हैं तो फिर आपकी बीवी भी गलत काम ही करेगी। यही इस दुनिया की हकीकत है। आइए दोस्तों, अब आपको वो 4 बातें भी बता देते हैं जिनकी वजह से एक शादीशुदा औरत गैर मर्द के पास जाती है। यानी कि इन 4 कामों की वजह से एक शादीशुदा औरत गैर मर्द से दोस्ती करती है। नंबर 1, हम बिस्तरे की ख्वाहिश पूरी ना होना। दोस्तों, इसकी सबसे पहली और बड़ी वजह तो ये है कि जब किसी शादीशुदा औरत की हम बिस्तरी की ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो ऐसे में फिर वो औरत इस बारे में खुलकर अपने शोहर को कुछ बता नहीं पाती और फिर वो उसके लिए किसी और मर्द का सहारा ढूंढने लग जाती है। नंबर 2, अकेलापन। प्यारे दोस्तों, कई दिनों तक शोहर का अपनी बीवी से अलग रहना भी उसका एक बड़ी वजह है। अगर कोई मर्द कई दिनों तक अपनी बीवी से दूर रहता है तो फिर बीवी अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए किसी दूसरे मर्द का सहारा ढूंढने लग जाती है, इसलिए फिर वो किसी गैर मर्द से रिश्ता बना लेती है। नंबर 3, आपसी अनबन। प्यारे दोस्तों, लड़ाई झगड़े तो हर मियाँ बीवी के बीच में होते हैं, लेकिन ज्यादा दिनों की नाराजगी की वजह से अक्सर रिश्ते खराब होने लग जाते हैं। अगर किसी मियाँ बीवी में बिल्कुल भी नहीं बनती तो फिर जाहिर सी बात है कि इन दोनों में हम बिस्तरी भी नहीं होती। ऐसे में फिर एक औरत खुश रहने के लिए किसी दूसरे मर्द का सहारा ढूंढने लग जाती है। और नंबर 4, शोहर का गुस्सा होना। प्यारे दोस्तों, अगर शोहर अपनी बीवी के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर गुस्सा करता है, अपनी बीवी की इज्जत नहीं करता, तो ऐसे में एक औरत का दिल सुकून नहीं पाता। इसलिए फिर एक औरत खुश रहने के लिए किसी दूसरे मर्द का सहारा ढूंढने लग जाती है। तो प्यारे दोस्तों, ये वो 4 बातें हैं जिसकी वजह से एक औरत अपने मर्द से बगावत करती है, अपने शोहर को धोखा देती है और वो किसी दूसरे मर्द के पास में चली जाती है, किसी गैर मर्द से रिश्ता बना लेती है। इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बीवी हमेशा आपकी ही होकर रहे, आपके साथ में कभी भी धोखा ना करे, तो ये 4 गलतियां आप कभी भी भूल कर मत करना।
उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस YouTube चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की मजीद वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। हम मिलते हैं फिर एक किसी कीमती वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।